तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। पिछले 5 दशकों से ज़्यादा का समय हो चुका है जिसमें हम लगातार आपको बताते हैं कृषि क्षेत्र की नवीनतम जानकारियां, और इसके लिए कार्यक्रम में है 3 सेगमेंट। आज विज्ञान और किसान में खासतौर से हम बात करेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप में बात होगी एक प्रगतिशील किसान की, और फार्मिंग इंडिया में आपको बताएंगे किस तरीके से आधुनिक तकनीक के साथ हमारा कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब 86% की ये संख्या है, और ऐसे में आवश्यकता होती है जोत जो कि छोटी हो चुकी है उसके ज़रिए ज़्यादा आमदनी हम ले सकें। सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है, अलग अलग योजनाएं चला रही है, लेकिन यहाँ पर आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन्हीं में जब हम प्रणालियों की बात करते हैं तो एक प्रणाली है जिसको हम कहते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली, या हम कहें इसको IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। और एक श्रृंखला के तहत कृषि दर्शन में हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस प्रणाली को और बेहतर ढंग से समझाने की, यानी अलग अलग राज्यों में किस तरीके से इस प्रणाली को अपनाया जा रहा है और उसका लाभ किसानों को क्या मिल रहा है। अब से पहले आपने दिल्ली और आंध्र प्रदेश के राज्यों में किस तरीके से एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया गया है इस पर मॉडल देखे। आज एक खासतौर से हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश इस राज्य में कैसे जो अलग अलग किसान हैं वो इस प्रणाली को अपनाकर लाभ कमा रहे हैं, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत कृषि प्रणाली का जो मॉडल विकसित किया गया है वो सिर्फ 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। ये मॉडल छोटे और सीमांत किसानों के लिए उम्मीदें जगाता है, क्योंकि इतनी छोटी सी जमीन पर सालाना 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की जा रही है। एकीकृत कृषि प्रणाली यानी IFS मॉडल में चूंकि लागत बहुत कम आती है, इसीलिए छोटी कमाई में भी बचत का अनुपात काफी ज्यादा होता है। 1 हेक्टेयर के इस मॉडल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा है। यहाँ धान और तोरिया के अलावा फूल गोभी, बंद गोभी और मटर उगाई जा रही है। इसी जमीन पर फल भी उगाए जा रहे हैं, खासतौर से अनानास और पपीते के पेड़ लगे हैं। ये मॉडल अरुणाचल की लघु पर्वत श्रृंखला में बना है, और इसमें शूकर पालन के साथ साथ मछली भी पाली जा रही है। अपने आसपास के इलाकों में ये मॉडल खासा लोकप्रिय है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बाहर से उर्वरक या कीटनाशक जैसी कोई भी लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर धान से निकला चावल, खेतों में उगी सब्जियां और फल घरेलू जरूरतों को पूरा कर देते हैं। कमाई का असल स्रोत पशु यानी शूकर है। सालाना 60,000 रुपए की कमाई अकेले इसी से आती है। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने और लागत घटाने का अद्भुत तरीका है, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का गोबर बेहतरीन कंपोस्ट बनाने में काम आता है। IFS मॉडल में फसल विविधता की बड़ी अहमियत है। इसमें अन्य फसलों के अलावा सब्जी और फलदार पौधे लगाए जाते हैं। पशुपालन, मछली पालन या फिर मधुमक्खी पालन अलग से आय का जरिया बनता है। मधुमक्खियां फसलों में परागण को बढ़ा देती हैं, जिससे ज्यादा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस तरह के मॉडल बेहद कारगर हैं। तो ऐसे किसान जो कम जमीन की वजह से खेती बाड़ी छोड़कर दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए IFS उम्मीदों की किरण लेकर आया है। तो देखा आपने
क्यों आवश्यकता है आज के समय में हमें एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की, यानी कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं और इसके जरिए भी अपनी लागत को कम कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आलू की फसल की इस माह खुदाई आरंभ हो जाती है। कटाई से पहले पौधों के ऊपरी भाग यानी डंठल को काट दे। उसके बाद आलू को 20 से 25 दिन तक जमीन के अंदर ही रहने दे। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाएगा और खराब नहीं होगा। 20 से 25 दिन बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप इस माह में कर सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, लगातार कृषि स्टार्टअप में आपको हम जानकारी देते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों के बारे में। आज भी एक ऐसे ही किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जिनका नाम है कमल सिंह। ये ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा से और जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में इनका योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बल्कि इसके साथ साथ भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। आपको बता दें, इन्होंने ना सिर्फ परंपरागत खेती को छोड़ा बल्कि इसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी फसलों में, जैसे स्वीट कॉर्न या बेबी कॉर्न की हम बात करें या फिर मशरूम की खेती की बात की जाए, इस तरफ इन्होंने अपना रुझान किया और अब आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आइए देखते हैं किस तरीके का सफर रहा कमल जी का। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कमल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कमल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कमल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कमल सिंह चौहान को ही जाता है। 5-10 साल तक चलते रहे तो धान की खेती में एक बीमारी आने लगी, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमने सोचा कोई नई खेती की ऐसी शुरुआत हो अभी जिससे हमें फायदा हो। तो इसी बीच मैंने डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बायोगैस प्लांट लगाया। मतलब तरह तरह से मैं सोचता रहा कैसे किसान एक फायदा उठा सकता है। गांव अटेरना के किसान कमल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबी कॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कमल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कमल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की।
ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी भी तैयार करते हैं। हाल ही में खेती के विषय में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कंवल सिंह चौहान का नाम लिया और किसानों के सामने कंवल सिंह की सफलता का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से अपना नाम सुनकर बेहद उत्साहित कंवल सिंह ने बताया कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। उन्होंने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए जो मेहनत की, ये उसी का फल है। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, फार्मिंग इंडिया में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि मुरैना में स्थित है। और इस केंद्र के जरिए लगातार आधुनिक तकनीक किसानों के बीच पहुंचाई जा रही है। इसी में एक तकनीक है जिसे हम जानते हैं लेजर लैंड लेवलर के नाम से। इस तकनीक के साथ साथ आपको बता दें, ना सिर्फ जो किसान है अपनी आमदनी को तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर कृषि क्षेत्र को और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से ये तकनीक सहायक हो रही है किसानों की आमदनी को दोगुना करने में। आज हम बात करेंगे लेजर लैंड लेवलर के बारे में। हमारे बीच में डॉक्टर संदीप सिंह जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से। सर, लेजर लैंड लेवलर क्या है? जैसा कि लेजर लैंड लेवलर जो भूमि के समतलीकरण हेतु जो मशीन है, ये इसको लेजर लैंड लेवलर कहते हैं। और किसान भाई इसको कहीं कहीं कंप्यूटरीकृत माझा भी कहते हैं। भूमि समतलीकरण का ये लेजर द्वारा यंत्र है। इसमें हम बात करें तो देखते हैं कि इसमें 3 मुख्य पार्ट रहते हैं, जिसमें कि एक ट्राइपॉड स्टैंड रहता है जिस पर जो मशीन लगी रहती है उसको लेजर ट्रांसमीटर कहते हैं। उसके द्वारा लेजर चलते हैं और ये बैटरी द्वारा चलित यंत्र है। इसी का दूसरा जो पार्ट रहता है उसमें हम देखते हैं किसान भाई कि ये हमारा जो मशीन है उसके ऊपर लगाया जाता है स्टैंड पे, और इसमें ये लेजर रिसीवर का काम करता है। तीसरा पार्ट है जो ट्रैक्टर के ऊपर लगाया जाता है, ये कंट्रोल बॉक्स जिसे कहते हैं। उस कंट्रोल बॉक्स के द्वारा पूरी मशीन जुड़ी हुई रहती है। और इसके अलावा जो पार्ट आप देख रहे हैं किसान भाई, जो पहियों द्वारा मशीन को जो बकेट जिसे कहते हैं, ये मिट्टी को उठाती है और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर छोड़ती है। तो इस तरह से ये पार्ट जो लेजर लैंड लेवलर है, इसके ये पार्ट द्वारा सभी को जोड़ के लेजर लैंड लेवलर कहते हैं। अब इसके द्वारा भूमि के समतलीकरण की बात आती है, तो इसके द्वारा भूमि को समतलीकरण इसलिए करते हैं कि सिंचाई में पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है और पानी की जो हमारी कमी होती जा रही है। तो जैसा प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हर बूंद से हमको उत्पादन लेना है, हर बूंद हमारे लिए पानी की महत्वपूर्ण है, तो उसमें पानी की बचत हेतु ये सबसे अच्छा यंत्र सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा किसान जो हमारे फार्मर फर्स्ट परियोजना के अंतर्गत गांव हैं, जैसे सांटा है, हड़बासी, बरौली, लालबांस, इनमें
इस यंत्र के द्वारा हमने भूमि का समतलीकरण कराया, जिसमें किसान ने इतना लाभ उठाया इसका कि पानी की बचत के लिए जो धान के एरिया थे वो बहुत किसान खुश हुए, पानी की बचत हुई, जहां पर हम देखते हैं कि 30 से 40% तक धान में पानी की से बचत होती है। तो किसान भाई इस लेजर लैंड लेवलर को खरीदना चाहता है तो उसको सरकार द्वारा कितना अनुदान मिलता है? जो भी किसान भाई इस मशीन को खरीदने का प्रयास करते हैं या इच्छुक हैं, जो देख रहे हैं आप इस पे, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर 50% अनुदान इस पर दिया जाता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा जो कृषि अभियांत्रिकी कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित एक विभाग है, उसमें पोर्टल के द्वारा इसमें आवेदन मांगे जाते हैं। जो भी किसान भाई इच्छुक हैं उस पर लिंक पर जाके रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद उस पर 50% अनुदान, अनुमानित कीमत जो हम कहते हैं बाजार में लगभग 3.5 लाख रुपए है इसकी। तो किसान भाई इस माध्यम से खरीदेंगे तो निश्चित है कि इस अनुदान जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, क्यों इतनी उपयोगी ये मशीन है, इसीलिए सरकार इस पर 50% अनुदान देके पानी की बचत और अच्छे उत्पादन के लिए काम कर रही है। जो किसान भाई इसको खरीद नहीं सकते, जो सक्षम नहीं है, परंतु वो भी अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो लेजर लेवलर ले सकते हैं? जी हाँ, जो किसान भाई इसको नहीं खरीद सकते हैं तो उनके गांवों में आसपास जिनके पास ये लेजर लेवलर है, क्योंकि ये युवाओं के लिए भी रोजगार का एक अच्छा साधन सिद्ध हो रहा है। जो भी युवा हैं जिनके पास ट्रैक्टर है खेती के लिए, वो इस लेजर लेवलर को खरीद करके अन्य किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और वो नहीं खरीद सकते, उनकी भूमि का समतलीकरण करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा खर्चा नहीं आता, प्रति बीघे के हिसाब से या 1 हेक्टेयर में कहा जाए तो लगभग हम देखते हैं कि 10 से 15 घंटे समतलीकरण हेतु लगते हैं। तो इस तरह से जिनके पास नहीं है, वो जिन्होंने खरीद रखे हैं, उनके द्वारा हम किराए के आधार पर उसको समतलीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये लेजर लेवलर किसान भाई आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से भी ले सकता है, तो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र का पता एवं उसका संपर्क कैसे कर सकते हैं किसान भाई? जी, जैसा कि हम किसान भाइयों के लिए ये मशीन हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। जो भी किसान भाई इसका उपयोग या देखना चाहते हैं चला के हमारे यहाँ आएँ, क्योंकि हम समय समय पर इसके द्वारा चलाने का एवं इसके जो प्रक्षेत्र हैं उनके द्वारा जो समतीकरण हुआ है उनके लाभ के लिए यहाँ पर हम प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं और किसान भाई इसका प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हम देखें कि हमारा जो आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र AB रोड ग्वालियर रोड है, जो कि मुरैना में, आप आके कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी हेतु आप कभी भी हमारे यहाँ 9410890472 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना। देखिए, अभी आपने जाना कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया लेजर लैंड लेवलर के कितने फ़ायदे हैं और आप उससे पानी की बचत भी करेंगे। जब आपकी बचत होगी, जब आपके खर्चे कम होंगे, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। और आइए अब कृषि दर्शन में आपको बताते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं वो किसानों को उनके द्वार पर ही, या यूँ कहें कि उनके खेत पर ही मिल जाएं। और ख़ासतौर से इस बार के बजट में हमने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण विकास के लिए भी 30,000 करोड़ से बढ़ाकर इसको 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसके तहत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें और ज़्यादा विकास हो सके। और इसके साथ ही 1,000 नई मंडियों को ई-नैम से जोड़ने की बात भी कही गई है। और क्या कुछ खास कहा गया, आइए देखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे।
केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। इस योजना के अंतर्गत 2014-15 से लेकर 2020-21 तक कई उपलब्धियां हासिल की जा चुकी है। 10 बड़ी उपलब्धियां इस तरह से हैं। बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 4,29,000 बीज ग्राम तैयार किए गए हैं, जहां 1,70,86,000 किसानों को रियायती दरों पर 38,01,000 क्विंटल जड़ और प्रमाणित बीज वितरित किए गए। किसानों को स्थानीय स्तर पर दलहन, तिलहन, चारा और हरी खाद वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित किया गया और 2,61,000 किसानों को 75% सब्सिडी की दर से 1,05,000 क्विंटल जड़ या प्रमाणित बीज दिए गए। ग्राम स्तर पर 500 टन क्षमता वाली 517 बीज प्रसंस्करण सह भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना की गई और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर जरूरी फसल विविधता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को वित्तीय समर्थन दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों को सस्ते मूल्य पर 10,37,000 क्विंटल बीजों की समय पर आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय बीज रिजर्व के अंतर्गत सूखा, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान दोबारा बुआई के लिए कम और मध्यम अवधि वाली फसल प्रजातियों के 17,01,000 क्विंटल बीज रखे गए। अगस्त 2018 में केरल में आई बाढ़ से धान की फसल को हुए नुकसान के चलते किसानों को फिर से बुआई के लिए राष्ट्रीय बीज रिजर्व में 3,900 टन बीज रखे गए, जिससे राज्य के किसानों को किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ा। देश में कुपोषण के उन्मूलन के क्रम में धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, सरसों, सोयाबीन, फूलगोभी, शकरकंद और अनार जैसी फसलों की 71 जैव सक्षम प्रजातियां विकसित की गई। देश में किसानों को बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों को जैव सक्षम प्रजातियों के प्रजनक बीज आवंटित किए गए। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण यानी PPVFR की ओर से बौद्धिक स्वामित्व अधिकारों के उद्देश्य से पौध प्रजातियों के लिए 3,436 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी पारंपरिक खेती की जाती है और इन्हें किसानों ने अपने खेतों में विकसित किया है। इसके लिए PPVFR प्राधिकरण ने बीते 5 साल के दौरान 15 पौधा जीनोम उद्धारकर्ता सामुदायिक पुरस्कार दिए। साथ ही 16 पौधा जीनोम उद्धारकर्ता किसान पुरस्कार वितरित किए। इसमें पुरस्कार राशि 1.5 लाख रुपए थी। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। आधुनिक तकनीक की जब बात की जाती है तो मोबाइल ऐप्स में भी अब हमारे किसानों को जानकारी दी जाती है। आज भी एक ऐसी ऐप के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं जिसका नाम है कृषि ज्ञान। आइए देखते हैं इस ऐप के बारे में और अधिक जानकारी। ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। यह किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। यह किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेतों की फसलों और सब्जियों और पशु चारा से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे कृषि जिन्सों के भाव।
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव। गंगापुर सिटी मंडी में गेहूं का भाव 1569 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लालसोट मंडी में 1580 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जम्बूसर मंडी में गेहूं का भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धोराजी मंडी में भाव 1655 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मेघराज मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इटावा मंडी में गेहूं का भाव 1645 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मथुरा मंडी में 1725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव 1690 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने सवाल या सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है krishiddarshan@ddk@gmail.com। आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।